नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 12वीं के जल संसाधन के पाठ में आपको विश्व में जल के वितरण और भारत में सिंचाई में जल की मांग के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारत में जल संसाधन के कम होने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं और भारत में जल जो प्रदूषित है, गुणवत्ता उसकी ख़राब हो रही है, उसको नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी उपाय किए गए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। जल संसाधन के कम होने के उत्तरदायी कारक में सबसे पहला कारक होता है बेटे वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान मतलब भारत आपको पता है एक मानसूनी देश है। इसमें 90% वर्षा ग्रीष्म काल में होती है और 10% वर्षा शीत ऋतु में होती है, लेकिन ये वर्षा का वितरण सब जगह समान नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत के जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे सह्याद्रियों की पहाड़ियों के कारण वहाँ पे वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है और इसी तरह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी चेरापूंजी के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जबकि कुछ क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जैसे थार के मरुस्थल का एरिया, राजस्थान का कुछ भाग और लेह लद्दाख का कुछ एरिया जहाँ पे वर्षा का प्रतिशत बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए भारत में जल संसाधन कम मात्रा में हर जगह उपलब्ध नहीं होता। दूसरा है वर्षा जल संग्रहण के संदर्भ में जागरूकता का अभाव। भारत में जागरूकता का अभाव है। लोगों को ये नहीं पता कि जल कितना अमूल्य संसाधन है ये नवीकरणीय संसाधन। लेकिन अगर हमने इसे बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग नहीं किया तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि भारत विश्व युद्ध जल को लेकर ही होने स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए वर्षा जल के संग्रहण के विषय में लोगों को अभी भी जागरूकता की कमी है और हम वर्षा जल को धरातल के अंदर ना करके वो ऐसे ही बहता रहता है, जिसके कारण जल बर्बाद हो जाता है। किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए जल का अति उपयोग। तीसरा कारण यह है कि जब किसान ज़्यादातर पहले किसान वर्षा पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब लोगों के नई हरित क्रांति आने के कारण लोगों में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के बाद उन्होंने बहुत जल का अधिक से अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे जल के संसाधनों में लगातार क्या आ रही है, कमी आ रही है। उसके बाद बढ़ती हुई जनसंख्या। आपको पता है भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से भारत में सिर्फ विश्व का 4% जल ही हम प्रयोग में ला पाते हैं। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जितने जल की आवश्यकता होती है उतनी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही और जल का हम अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। बिना बुद्धिमत्तापूर्वक हम उसको उपयोग, कई स्थानों पे तो बहुत अधिक मात्रा में जल मिल रहा है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जल उपलब्ध नहीं हो पाता। पांचवा कारण औद्योगिक अपशिष्ट का जल में डालने के कारण जल की गुणवत्ता में कमी। आपको पता है भारत में ज़्यादातर जितने भी कारखाने लगे हुए हैं वो नदियों के किनारे लगे हुए हैं। कानपुर में जितने भी चमड़ा उद्योग है, लखनऊ में, इन जगहों पे जितने भी कारखाने लगे हुए गंगा नदी के किनारे लगे हैं और जो सारा अपशिष्ट जो उनका केमिकल वाला पानी होता है वो सब कहाँ जा रहा है, नदियों में जा रहा है, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा कुछ वैधानिक उपचार या उपाय किए गए। वैधानिक उपचार इसमें सबसे पहला जो है वो है आपका जल नियंत्रण के करने के सबसे पहला है जल अधिनियम 1974। सरकार द्वारा पहला अधिनियम बनाया गया 1974 में, जिसमें प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया गया। जो भी जल प्रदूषण के कारक है उनको रोकथाम के लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम रखा गया जल अधिनियम 1974। उसके बाद उसमें फिर सुधार किया गया। इस अधिनियम को लागू ढंग से नहीं किया गया, जिसके कारण 1997 में प्रदूषण फैलाने वाली 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित हो गए, क्योंकि ये अधिनियम जो बनाए गए उन्हें सख्ती से पालन नहीं किया गया। इसलिए 1997 तक कई 251 और औद्योगिक नगर कहाँ पे नदियों और झीलों के किनारे बस गए।
दूसरा जो कारण है जल उपकार अधिनियम 1997। दूसरा जो अधिनियम बनाया गया है जल उपकार अधिनियम 1997, जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, जल के महत्व, प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक बताना, कि लोगों को ये अवेयर करना कि जल प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, आपके शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, और हम अगर जल प्रदूषित इसी तरह से करते रहे तो आने वाले समय में हमें जल, पीने योग्य जल की बहुत अधिक मात्रा में कमी हो जाएगी। इसलिए लोगों को इस अधिनियम के द्वारा लोगों को जागरूकता फैलाई गई, जैसे भाषणों के द्वारा, पोस्टर कंपटीशन के द्वारा, और समाचारों और दूरदर्शनों पे जल को बचाने के उपाय बताए गए कि किस तरह से जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। जन जागरूकता बनाई गई। जन भागीदारी से कृषिगत कार्यों और घरेलू औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषण में कमी लाई गई। लोगों को घर घर जाकर अवेयर किया जाने लगा कि हमें किस तरह से जल के प्रदूषण को रोकना चाहिए। तीसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCD। सी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ऐसे ही राज्य स्तर पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें 507 स्टेशनों पे, 507 जगहों पे ये स्टेशन बनाए गए जो जल के संसाधनों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करते थे कि कितना जल हमारा पीने योग्य है, उसमें कौन कौन से पदार्थ, प्रदूषित पदार्थ इसमें मिल रहे हैं। और जब इसकी मॉनिटरिंग होती थी तो लोगों को उसमें अवेयर किया जाता था कि किस तरह से हमें इन्हें प्रदूषण तत्वों को रोकना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और इटावा के बीच यमुना सबसे प्रदूषित नदी है। अगर हम भारत की सबसे प्रदूषित नदी के बारे में पूछें तो यमुना दिल्ली और इटावा के बीच सबसे प्रदूषित नदी में से मानी जाती है। उसके बाद अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अंडयार प्रदूषित नदियों में मानी जाने लगी। इस तरह से हमने कई प्रदूषित नियंत्रण कार्यक्रम बनाए ताकि जल संसाधनों को, गुणवत्ता को बचाया जा सके। इसके बाद भारत में फिर भी जल संसाधन से संबंधित अभी भी भारत में बहुत सी समस्याएं हैं। इसका सबसे पहला कारण है जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की समस्या। भारत में जो धात्रीय जल है वो 1869 घन मीटर किलोमीटर ही है। इनमें से हम 690 ही हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। हमें मिलता तो 1869 है घन किलोमीटर जल, लेकिन हम प्रयोग में कितना ला रहे हैं, 690 घन किलोमीटर। और बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले 24 घंटे पानी आता था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई अब समय पे पानी की मात्रा उपलब्ध होने लगी है। जल के उपयोग की समस्या, पीने की और सफाई के लिए जल की आपूर्ति जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। आपको पता है जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पीने के लिए, सफाई के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, कृषि के लिए, कारखानों के लिए, यहाँ तक कि रोज़ दैनिक ज़रूरत की पूर्ति के लिए हमें जल बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। 90% जल नगरों में जल की आपूर्ति की जाती है। अगर हम पूरा देखें तो 90% जल अगर नगरों में ज़्यादा सप्लाई किया जाता है, और जबकि गाँव में सुरक्षित पेयजल का अभी भी अभाव है। कई गाँव में अभी भी पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है। तीसरा, गुणवत्ता की समस्या। जल प्रदूषण की समस्या के कारण जो पीने योग्य पानी है उसमें कई रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, इसका प्रमुख कारण है कि घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को भी पीने योग्य पानी में मिला दिया जाता है। उसके साथ साथ कारखानों से निकलने वाला और कृषि से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, रसायन युक्त जल, वो जल में मिला दिया जाता है, जिससे कि जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। जल का प्रबंधन ठीक ना होना, चौथा कारण है जल का प्रबंधन ठीक ना होना। क्योंकि आपने कई बार जगह देखा होगा बड़े बड़ी पाइपलाइन टूट जाती हैं, सड़कों पे पानी बहता रहता है और कई लीकेज हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं पाइप्स में, जिसके कारण पानी वेस्ट ज़्यादा होता है और लोगों तक पहुंचता कम नहीं है, उसका प्रबंधन ढंग से नहीं होता। जल का असमान वितरण, पांचवा पॉइंट है जल का असमान वितरण। कि अगर आपने दिल्ली में ही देखा होगा तो जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ, वहाँ पे जल टैंकरों के द्वारा होता है। बड़ी बड़ी कॉलोनियों में 24 घंटे पानी आता है, और जो फ्लैट्स हैं
वहाँ पे पानी अलग अलग मात्रा में अलग अलग टाइम पे दिया जाता है, जिसके कारण जल का क्या होता है, असमान वितरण। छठा, जागरूकता का अभाव। लोगों में जागरूकता का अभाव है कि किस तरह से हमें जल का प्रयोग करना चाहिए और कितना करना चाहिए, और किस तरह से बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण ढंग से हमें जल का प्रयोग करना चाहिए। सातवां है जल प्रदूषण। सबसे बड़ी समस्या इस समय जल संसाधन में है जल का प्रदूषण। अगर हम जल का प्रदूषण सही से प्रदूषण को नियंत्रण करके गए तो पीने योग्य पानी को हम सही से इस्तेमाल कर सकते हैं।